करें जी, शुरुआत करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साफ़ी भाई दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो भी पिछले चंद दिनों में जो इवेंट्स हैं उस पर कुछ बातचीत करनी है, और ख़ास तौर पर जो कल 15वीं बरसी थी यौम शहादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। हर साल की तरह पूरे पाकिस्तान भर से लाखों की तादाद में पीपल्स पार्टी के पैरोकार, जनरल पब्लिक, जाले जिस तरह गड़ी खुदा बख्श में हाज़िरी देते हैं और बीबी शहीद के साथ अक़ीदत का और एहतराम का जो सबका एक रिश्ता है उसमें सब लोग शरीक होते हैं। तो कल भी आपने देखा कि लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ शरीक हुए, और कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो तारीख़ी ख़िताब किया उसमें उन्होंने पूरे मुल्क भर की सियासी सूरत हाल, सैलाबी सूरत हाल और एज़ ए कामयाब तरीन फ़ॉरेन मिनिस्टर जो उन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया के जो दौरे किए हैं और जो हालात इमरान ख़ान की हुकूमत पैदा करके आई थी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेशन पर लेकर आए थे ये लोग, पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुके थे। हमारे करीबी दोस्त ममालिक उनसे भी नाराज़गियाँ उनकी शुरू हो गई। वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-7 महीनों में फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उन तमाम चीज़ों को, उन खलाओं को पुर किया और उन तमाम मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर किए। क्योंकि आप नहीं, इस तरह हो सकता कि आप एक कामयाब एटमी मुल्क हों और पूरी दुनिया से आपकी नाराज़गी हो, किसी से आपकी बातचीत ना हो। तो बहुत ही तारीख़ी उनका ख़िताब था। और उसके बाद उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो रोल था फॉर डेमोक्रेसी, जमहूरियत के लिए, जिसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम मीडिया का भी। मीडिया ने वो तमाम उनकी जमहूरी जदोजहद को जिस तरह अक्कासी की वो भी काबिल तारीफ़ है। दूसरी बात जिस पे मैं आना चाह रहा हूँ, वो चंद दिनों से कुछ ख़बरें चल रही हैं कि वीट के हवाले से कि आटे के रेट जो हैं वो मार्केट में बढ़े हुए हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके थे, मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ कि मार्च के महीने तक हुकूमत सिंध ने गंदम जो है वो अपनी सही मिक़दार में परचेज़ की हुई है, और उस गंदम जो कि जिसमें सब्सिडी दी हुई है, आवाम को आज भी 65 रुपये फ़ी किलो आटा वो फराहम किया जा रहा है। इस मद में सिंध भर में कुल 1100 स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ़ स्टॉल्स की सूरत में, मोबाइल वैन्स की सूरत में, और उन दुकानों की, उन सब जगहों की एड्रेस हमने अखबार में छापी थी। अगर कुछ लोगों ने नहीं उसको पढ़ा तो हम दोबारा भी उसको तशहीर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरी गुजारिश होगी आवाम से कि जो हुकूमत सिंध ने जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की, अरबों रुपए की जो सब्सिडी दी है, और वो आपके लिए वो आटा रखा गया है जो कि 65 रुपये फ़ी किलो है, वो आप उधर से ही परचेज़ करें। आप अवॉइड करें कि बड़े बड़े स्टोर से और बड़ी बड़ी दुकानों से अगर आप आटा लेने जाएंगे तो डेफिनेटली वो मार्केट से गंदम परचेज़ करते हैं, और वो मार्केट कुछ मिल ऐसी जो मार्केट से परचेज़ करती हैं और फिर वो मुख्तलिफ़ स्टोर्स पर रखवाती हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध फराम करे वो आज भी 65 रुपये फ़ी किलो है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा है सूबा सिंध जहाँ पे 65 रुपये फ़ी किलो जो है वो आटा दिया जा रहा है, और ये फराहमी मार्च तक जारी रहेगी जब तक हम गंदम की नई प्रोक्योरमेंट ना कर लें।
तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्राइसिस नहीं है सिंध में। अगर कुछ जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने मुख्तलिफ डीसीज़ को भी कहा है कि अगर कुछ लोग ओपन मार्केट में गंदम के रेट बढ़ा रहे हैं और उस गंदम को जो प्राइवेट दूसरी मिल्स हैं वो उसको फिर बेच रही हैं, कुछ स्टोर्स पर रखवा रही हैं उसके प्रोसेस के बाद, तो बराए मेहरबानी उससे अवॉइड करें। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो बड़े बड़े स्टोर से जाके ख़रीद लें। लेकिन गरीब और मुतवसत तबके के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो एक वादा है 65 रुपये फ़ी किलो, उस पर हम आज भी गंदम फराहम कर रहे हैं। कहीं से कंप्लेंट्स हों तो फूड मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी फूड, इन सब के भी हमने नंबर्स पहले भी दिए थे, अभी फिर हम कल कोशिश करके उसको फिर दोबारा एक दफ़ा तशहीर कर देते हैं ताकि आवाम को पता हो कि जी कौन कौन से स्टॉल्स हैं सिंध भर में जहाँ से 65 रुपये फ़ी किलो गंदम और ये आटा जो है वो मुहैया किया जा रहा है। तो ये भी आपके गोश्त का लाना था। तीसरा, कल जो कराची में इंसिडेंट हुआ पुलिस का और उसमें एक नौजवान शहरी बेचारा उसका कत्ल हुआ, तो वज़ीर आला सिंध ने फ़ौरी तौर पर उस पर नोटिस लिया और उस नोटिस के बाद उन लोगों को जो भी मुलव्वस अहलकार थे उनको गिरफ़्तार किया गया। यह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, जो कि जब भी कोई किसी के साथ ज़्यादती होती है तो चाहे वो ज़्यादती करने वाला कोई भी हो, बग़ैर किसी रंग व नस्ल के इस पर एक्शन लेती है और वो उन्होंने सीएम साहब एक्शन लिया और कोई भी उसमें किसी को भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कल मैं देख रहा था चंद लोग पीटीआई के इस पर भी बयानबाजियाँ कर रहे थे और सियासत करने की कोशिश कर रहे थे। वो शायद भूल गए कि सानिया साहिवाल जो था, जिसमें मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को जिस तरह शहीद किया गया, और वही इमरान खान की पीटीआई की हुकूमत थी जिन्होंने तमाम लोगों को, उन पुलिस एहलकारों को जिन्होंने इस वाक़े में मुलविस थे, उनको ना सिर्फ उनकी मदद की बरी होने में, और आज दिन तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत किसी किस्म की कोई रियायत देने की किसी को मूड में नहीं है। जो जिसने भी गलती की है उसको उसकी सज़ा मिलेगी। इंसान की जान की कीमत से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। तो उसमें सिंध हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो क्लियर थी। पीटीआई भले इल्ज़ामात लगाती रहे, उनका काम ही है। आपने ये भी देखा होगा कि बीच में लाहौर के भी सानिया पे लाहौर के भी जो चीफ मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस का जो था सिलसिला, उसमें पीटीआई ने गलत इल्ज़ामात लगाए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर, पीपल्स पार्टी के वज़रा पर। हालांकि किसी के पास कोई सबूत नहीं था, ना ही ये नो कॉन्फिडेंस की मूव थी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो पीटीआई का पुराना वतीरा है वो पीटीआई ने वो किया। हालांकि ख़रीद व फ़रोख्त मेंबरान की इसकी शुरुआत हमेशा इमरान खान और पीटीआई ने की है। और अगर आपको याद भी होगा कि इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी हमने 5 मेंबर ख़रीदे हैं। अगर आपको याद नहीं तो मैं सुनवा भी देता हूँ आपको कि खान साहब क्या फरमा रहे थे उसमें। दोबारा मैं चला लेता हूँ जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 5 मेंबर मैंने ख़रीद लिए। इमरान खान बोल रहा है। पाँच तो मैं ख़रीद रहा हूँ ना, समझिए। तो ये ख़रीदो फ़रोख्त मेंबरान की, ये इमरान खान का वतीरा है। हॉर्स ट्रेडिंग इमरान खान का वतीरा है। जिस तरह ये शख्स जाली तरीके से इक़्तिदार में आया, जिस तरह ये शख्स जाली तरीके से लोगों की गोद में बैठ कर इक़्तिदार में आया। और फिर मैं दोबारा रिपीट करूँगा हज़रत अली का कौल कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। यही इमरान खान, आपको याद होगा कि
जिसको अपना डैडी समझता था, जो डैडी इसको लेकर आया, जिस डैडी ने इसको गोद में बिठा के इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाया, आज रोज़ाना अपने उसी डैडी को जो है वो बुरा भला बोल रहा है। ये वही इमरान खान है जिसने इसको जहाज़ की टिकटें लेके दी, जिसने इसके मेम्बरान जहाज़ में ख़रीदो फरोख्त की, जिसने इसके घर के बिजली के बिल भरते थे, इसके घर का खाना भी जो है जो इसके ATM देते थे उनके ख़िलाफ़ इसने क्या किया। तो ये एक एहसान फरामोश शख्स है इमरान खान। ये वो शख्स है जो इस वक्त इस मुल्क के लिए एक नासूर का किरदार अदा कर रहा है। मुल्क की मईशत आज एक बुरे हाल में है, उसको मानते हैं, एक प्रेशर में है, लेकिन ये रिकवर हो सकती है। लेकिन इस मईशत की को इस नहज पे पहुँचाने में सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स इसका ज़िम्मेदार है, इसका नाम है इमरान खान नियाज़ी। क्योंकि इसने अपनी ना ही कोई तैयारी थी, और अब वो मानता भी अपने इंटरव्यूज़ में कि हमें तो तैयारी थी नहीं। अगर जिस एक अनाड़ी शख्स को तैयारी नहीं थी तो उसको अपने मुल्क का 3.5 साल वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया इस जैसे नाअहल और जाहिल शख्स को बिठाकर वहाँ पे। और उस नाअहल और जाहिल शख्स ने जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर, आपने देखे होंगे कि कभी स्टेट बैंक के गवर्नर्स चेंज हो रहे थे, कभी फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज हो रहे थे, कभी पूरी फाइनेंशियल टीम्स चेंज हो रही थी, कोई तजुर्बा नहीं था। और ख़ुद अपने इंटरव्यू में कहा कि हमसे गलती हो गई कि हम IMF में बहुत लेट गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक तजुर्बा तो कर लिया, उस तजुर्बे से आज हुआ क्या कि मुल्क की मईशत इस वक्त किसी प्रेशर पे है, जिसको वापस रिकवरी हम सब की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है, कारोबारी शख्सियात की ज़िम्मेदारी है, हम सबको ज़िम्मेदारी है कि अपने इस मुल्क की मईशत के लिए और उसको बचाने के लिए हम हर उस इक़दाम वो करें जो कि हमारे लिए बेहतर है। लेकिन इसका ज़िम्मेदार जो शख्स था वो वही था इमरान खान नियाज़ी, जो ज़बरदस्ती घुस बैठिया आके इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठा। उसका शौक़ पूरा करने के लिए वो सारी चीज़ें दी गई। वही इमरान खान नियाज़ी फरमाता है एहतसाब होना चाहिए, और नैब तो मेरे अंडर थी नहीं, इसी शख्स के अंडर नैब थी। रोज़ाना की बुनियाद पर टॉक शोज़ में इसके मिनिस्टर्स नाम लेते थे, जी फ़लाना गिरफ़्तार होने वाला है, 2 दिन के बाद वो सियासतदान गिरफ़्तार हो जाता था। ये ख़ुद तकरीरों में बोलता था, जी फ़लाने के सबूत मेरे पास आ गए, वो गिरफ़्तार होने वाला है, 2-4 दिन के बाद वो बंदा भी गिरफ़्तार हो जाता था। तो इस शख्स ने नैब को अपनी उंगलियों पर नचाया। इमरान खान ने नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया। इमरान खान ने नैब को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और उस मकासद में इसके साथ साथ एक साबिक जज भी मौजूद थे जो कि चीफ जस्टिस साहब थे, जिन्होंने इमरान खान नियाज़ी की ख्वाहिशों पर मुल्क चलता था। इस पूरे मुल्क में कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई थी। मुझे याद है कि इलेक्शन से पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले, इमरान खान साहब उम्रे पे जाने का इनको शौक़ था। अच्छी बात है, उम्रा करें। उनके साथ एक दोस्त उनका साथ शामिल था जो साथ जा रहा था, उसका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में था, और फ़ोन पर एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकल गया जी। वो बंदा एयरपोर्ट पे था और पता नहीं कौन सी गीदड़ सिंगी थी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, और वो फ़ोन पे 15-20 मिनट में उस शख्स का नाम ECA से निकल गया, वो साथ चला गया। बस इस मुल्क में कानून की, आइन की धज्जियाँ जो इमरान खान ने उड़ाई, और आज दिन तक उड़ाते जा रहे हैं। 3-4 दिन पहले भी सदर आरिफ अलवी साहब का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि जी, जिसको इमरान खान आजकल सारा दिन तनकीद का निशाना बनाते हैं जिन साहब को, बोले जी उन्होंने हमारी इलेक्शन में बड़ी मदद की, उन्होंने हमारी इलेक्शन में जो है वो सेनेट में बड़ी मदद की। ये शख्स खुद कहता था कि जी मेरे पास ना सेनेट में नंबर पूरे थे, ना असेंबली में नंबर पूरे होते थे, तो फिर मैं किसी को बोलता था कि जी मेरी मदद करें। तो जो ये सारी जितनी चीज़ें ये बता रहा है, कोट कर रहा है, सारी गैर कानूनी, गैर आइनी चीज़ें, और इमरान खान मान रहा है कि उसने गैर कानूनी, गैर आइनी चीज़ें की हैं। आज जो ये लोगों को कहता है कि जी नैब मेरे बस में नहीं थी, नैब तो मैं कहता हूँ कि नैब इस मुल्क में सिर्फ मुखालफों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हुई, और इमरान खान के नाजायज़ चीज़ों को जायज़ करने के लिए इस्तेमाल हुई। और मैं इसको प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ किसी भी ग्रेट डिबेट में पेश करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जितने भी मेगा करप्शन स्कैंडल्स थे, जितने भी मेगा करप्शन स्कैंडल्स थे जिसमें BRT, KPK, मल्लम जबा, ये सारी चीज़ें थी, जिसमें उनकी अपनी रिपोर्ट टीम, मुझे घड़ी घड़ी दोहराऊंगा, मुझे पता है कि ये बात मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन 7 अरब रुपए के किकबैक्स चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट थी।
पेशावर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी कि जी इसके ऊपर मुकदमा करे FIA और नैब, और फिर सुप्रीम कोर्ट से किसने इसको बचाया। और मैं कहता हूँ अब वो सारे प्रेशर्स नहीं हैं। अब अगर मुल्क आइन और कानून के दायरे में चलेगा तो जो भी इसको जिस तरीके से इसको बचाया गया वो सारे मुकदमा सामने आने चाहिए। इमरान खान, उसकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये सारे के सारे जेलों में नजर आएंगे आपको। जो कैबिनेट में बैठ के इमरान खान ने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है और नैब कवानीन पे बोलते रहे, इमरान खान ने नैब कवानीन तब्दील की है सबसे पहले। और कौन से तब्दील की है कि जी कैबिनेट में जो डिसीजंस हैं उसको इम्यूनिटी हासिल हो नैब से। ये इमरान खान ने किया, किसी और ने नहीं किया। जब इमरान खान 3.5 साल के उसके आखिरी 5-6 महीने थे तो उसको पता था कि मैंने सारी गैर कानूनी गैर आइनी काम किए हैं, तो उन तमाम गैर कानूनी गैर आइनी चीज़ों को मैं नैब के उस दायरे से बचने के लिए उनको शेल्टर दूं। और शेल्टर क्या जो उसने वो तरमीम की इमरान खान ने जिसमें उसका ज़ाती बचाव था, क्योंकि उसमें जितने बड़े स्कैम्स थे, चाहे वो चीनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे वो गंदम की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे खाद यूरिया, जितने भी इन्होंने कंबाइंड कॉर्पोरेट क्रिमिनल जिसे कहते हैं ना, ये बड़े बड़े फ्रॉड और ये करप्शन के काम किए, उस सब में उसने क्या किया, कैबिनेट को इस्तेमाल किया। और फिर कैबिनेट से वो ब्लैंकेट अप्रूवल लेने के लिए उसने नैब में वो तरमीम की, जिसमें इसको, इसकी ज़ात को, इसके उन चंद वज़रा को जो कि इसके साथ उसके करप्शन में मुलविस थे, उनको एक शेल्टर हासिल हो। तो ये सारे काम इमरान खान ने किए हैं, जो कि अब ये काम जो हैं वो अब वो चीज़ें उनको कानून के दायरे में लाना लाजमी है। इमरान खान को इस तरह बचाया नहीं जा सकता। ये आसमान से उतरा हुआ कोई शख्स नहीं है, ये कोई और मखलूक नहीं है कि जी जिसको ये अनटचेबल हो जाए। हर गलत काम में इमरान खान को अब मुलस पाया जाएगा। मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक जमात नहीं है जिसने इसराइल से या भारत से चंदे लिए हों अपने मुल्क में सियासत के लिए, अपने मुल्क में सोशल मीडिया चलाने के लिए। इसराइल और भारत से चंदे इन लोगों ने लिए, जिसके सबूत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जजमेंट में दे दिए। अब उस जजमेंट के बाद क्या ऐसी वजह है कि ये शख्स अभी भी कानून से बचा हुआ है, और कौन सा पावर है जिसको आज दिन तक कानून से बचा रहा है। इसके अलावा तोशाखाना के केस, तोशाखाना का सबसे बड़े बड़ा डाकू तो इमरान खान खुद निकला। वो घड़ी चोरी की चीज़ें मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन ये घड़ी चोर शख्स को जो कहता कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, दानतदार आदमी हूँ, उसने घड़ी तक नहीं छोड़ी, उसने कालीन तक नहीं छोड़े, उसने ज्वेलरी तक नहीं छोड़ी। वो किससे छुपे हुए हैं? और वो जो इनकी गोगी साहिबा थी, ले आए वापस उसको पाकिस्तान में। आज भी गोगी साहिबा मुल्क से फ़रार है क्योंकि वो इनकी लाडली है। और गोगी किसकी फ्रंट मैन थी, सबको बस फ्रंट पर्सन थी, सबको पता है कि उस वक्त की फर्स्ट लेडी की फ्रंट पर्सन थी। जिस तरह पंजाब के कारोबार चलते थे, आज भी कहते हैं कि गोगी की वहाँ से पर्ची आती है, पैसे दुबई ट्रांसफ़र होते हैं और उन पर्चियों से जो है सारा काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो सैलाब मुतासरीन की बात है, सैलाब मुतासरीन की जो चंदे के पैसे हैं जो इसके अकाउंट में फ़ौरी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए उस अकाउंट को सीज़ करे और वो पैसे ज़ब्त करके सैलाब मुतासरीन के जो प्राइम मिनिस्टर का फ़ंड है उसमें डाले जाएँ, ताकि उन सारे पैसों से जो है उन गरीब मिस्किन जो लोग इस वक्त मुश्किलात में, उनकी मदद की जा सके। लेकिन सारी चीज़ों के पीछे इमरान खान का क्रिमिनल माइंड शामिल है, इमरान खान की वो क्रिमिनल सोच शामिल है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाना, इस मुल्क में लोगों को गलत राह पे लगाना। इमरान खान तालिबान पे बात कर रहा था 2 दिन पहले, मैं सुन रहा था ये कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो दहशतगर्दी बढ़ रही है और सब चीज़ें हो रही हैं। इन सारी चीज़ों का बुनियादी जो बुनियाद डाला वो इमरान खान ने खुद ने बैठ कर डाला है। आपको याद होगा जब सानिया APS हुआ था, सानिया APS में खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत थी? PTI की हुकूमत थी। दहशतगर्द आए, दहशतगर्दों ने वहाँ पे मासूम बच्चों को निशाना बनाया और दहशतगर्द निकल कर चले गए खैबर पख्तूनख्वा से। तो PTI की हुकूमत क्या कर रही थी? PTI की वहाँ पे जो पुलिस उनकी हुकूमत में क्या कर रही थी? इसके अलावा एक और बड़ा वाक़या हुआ था, मर्दान जेल, बन्नू जेल ब्रेक हुई थी, अगर आपको याद हो। किसकी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में? PTI की हुकूमत थी। और बन्नू जेल वाक़या कोई छोटा नहीं था। ये नहीं कि कोई बंदा आके खामोशी से कोई चाबी से ताला तोड़ के चला गया हो। डबल कैबिनों में जुलूस में दहशतगर्द आए, बन्नू जेल ब्रेक की और वहाँ से दहशतगर्द अपने साथ लेकर चले गए। जुलूस की शक्ल में आए, डबल कैबिनों में लेकर आए वो लोग। तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में? उस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में PTI की, इमरान खान की हुकूमत थी।
तो ये सारे इन सारी वाक़यात के बाद इमरान खान का कोई हुकूमत करने का कोई जवाब बनता है? इतनी दीना दलेरी से आज तक पाकिस्तान में मुझे कोई एक वाक़या बताएं जो हुआ हो। लेकिन इमरान खान को आपको एक नाहल तरीन शख्स था, नाहल तरीन इसने अपने दोस्त याद डाले, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जो अपने स्कूल में साथ पढ़ता था, किसी को क्या बनाया, और सबसे इसका मकसद क्या था कि सिर्फ माल बटोरना, बस सिर्फ़ और सिर्फ इसने माल बटोरे, कौम के नौजवान को गुमराह करने की कोशिश की, अपने इदारों के ख़िलाफ़ उसने जो मुहिमें चलाया और आज दिन तक चल रही हैं। इसकी सोशल मीडिया की टीमें मुल्क के जितने भी अहम इदारे हैं, वो इदारे जो कि आपके हमारे हिफाजत के ज़ामिन हैं, जो आपके हमारे सरहदों के ज़ामिन हैं, जो कि आपके हमारे लिए वो मुजाहिदीन जो हमारे लिए रोज़ाना लड़ रहे हैं, वो उन दहशतगर्दों से लड़ाई कर रहे हैं, उन इदारों के ख़िलाफ़ जो घटिया और घिनौनी मुहिम इमरान खान चला रहा है, मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी कानून के दायरे में रहकर, कोई गैर आईनी या गैर कानूनी चीज़ में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि करप्शन में इमरान खान मुलविस, इदारों को मुतनाज़ा बनाने में इमरान खान मुलविस, सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने में इमरान खान मुलविस, हमारे इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने में इमरान खान मुलविस, हमारे अहम कौमी इदारों को मुतनाज़ा बनाने में इमरान खान मुलविस, हर उस गलत काम में इमरान खान मुलविस है जिसमें माजी की मिसालें मौजूद हैं। अगर किसी ने इस तरह की कोशिश की तो उसका कानून किस तरीके से पेश आता है, तो वो कानून की तरफ से पेश आए। ये झूठा मक्कार शख्स है, जो शख्स आज दिन तक अपनी कौम को ये नहीं बता सकता कि मेरे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, वो शख्स सादिक अमीन का सर्टिफिकेट उसको हमारी आला अदालतें देती हैं, वो केसेस भी इनके पेंडिंग है। मतलब किसी की ज़ाती ज़िंदगी में कभी भी एक लफ्ज़ बात करने का ना मुझे शौक़ है और ना ही हमारी पार्टी की कभी पॉलिसी है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि किसी ऐसे शख्स को, पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया है, साकिब निसार साहब ने, सिर्फ एक शख्स को पूरे पाकिस्तान में मिला है सर्टिफिकेट, और वो मिला है इमरान खान न्याजी को। तो उस न्याजी साहब जो अपने बच्चे तक नहीं बता सकता कि मेरे बच्चे कितने हैं, इतना झूठा और मक्कार शख्स है, उस शख्स को आपने सर्टिफिकेट देके आपने अपने कानून के मुंह पे तमाचा मारा है। ये झूठा शख्स, ये फ्रॉडी शख्स, ये 2 नंबर शख्स, इसकी पूरी सियासत 2 नंबरी से भरी हुई है। उस शख्स को हमारे मुल्क में मुसल्लत किया गया। मैं सुन रहा था पीटीआई के कुछ लोगों की, कल कुछ किसी ने मुझे भेजी क्लिप्स कि कह रहे थे कि अगर बीबी जिंदा होती तो ये ना होता, वो ना होता। मैं कहता हूँ अगर बीबी शहीद जिंदा होती तो किसी के बाप की मजाल नहीं थी कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म को बनाता। अगर बीबी शहीद जिंदा होती तो मुल्क में इस तरह के हालात नहीं होते। बीबी शहीद जिंदा होती तो साकिब निसार की हिम्मत नहीं होती कि किसी को जो है वो सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दे। अगर बीबी शहीद जिंदा होती तो इस मुल्क में मईशत के हालात इतने बुरे नहीं होते। अगर बीबी शहीद जिंदा होती तो जमहूरियत की जो है वो हर शख्स जमहूरियत की बात कर रहा होता। ज़ाहिर है हमें पता है कि हमारी शहीद लीडर ने पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए, ख़वातीन के लिए, मज़दूर के लिए, किसान के लिए, हर शोबे के शख्स के लिए उन्होंने अपनी जिदोजहद की। उन्होंने एक प्रोग्राम दिया है, उस पर पूरी कौम चल रही है और उसमें हम लोग, हमारी कोशिश है कि वो प्रोग्राम आगे चलते रहें। लेकिन ये जो शख्स, इसने कोई एक मुझे स्कीम बता दें। ये सिंधी लिबास पहन के कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कर रहे थे 9 गैर सियासी लोग जो कि काउंसलर की इलेक्शन हार गए और एमएनए बन गए और फिर वफाक वजीर भी बन गए। बस जो शख्स यहाँ पे काउंसलर नहीं बन सकता था वो लोग, वो एमएनए भी बन गए, वफाकी वजीर भी बन गए। वो तो मैं कहता हूँ, और जिन्होंने बनाया आज उसको बैठ कर रोजाना टीवी पे आप गालियां दे रहे हो। जो आपके माई बाप थे जिन्होंने आपको बनाया, उनको आप रोजाना उनके लिए बुरा भला बोल रहे हो। जिनके आपके ऊपर एहसानात हैं, जिनकी वजह से आपका थोड़ा बहुत एक तस्वुर बना, आपका थोड़ा बहुत जो है आपका एग्जिस्टेंस बना, जिनकी वजह से आज आप उनको बुरा भला बोल रहे हो, उनके लिए गलत बातें कर रहे हैं। तो ये वो शख्स जो काउंसलर नहीं बन सकते थे, जिनकी हैसियत, सियासी हैसियत 0/0। और मैं किसी के ऊपर नहीं जाता कि किसी के पास क्या है, फ्यूचर क्या है, लेकिन वो शख्स बैठ के हमें ये मिसालें दे रहे हैं और सिंध में बैठ के बातें कर रहे हैं। मुझे बताएं, इमरान खान के 3.5 साल दौर में सिंध में कोई एक स्कीम बता दे जो इमरान खान ने दी हो, कोई बनी हो। एक रात 3.5 साल में इमरान खान को नहीं मिली कि सिंध की धरती में आके कहीं पे एक रात रुक जाए। पूरे पाकिस्तान भर में कोई एक प्रोग्राम मुझे बता दे जो इमरान खान ने दिया हो। क्या किया?
जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था उसके कभी नाम तब्दील कर दिए गए, उसमें उसी के पैसों से कभी एक स्कीम चला रहे हैं, उसी के पैसों से कभी वो सस्ती रोटी चला रहे हैं, कभी नान चला रहे हैं, कभी क्या चला रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वो ऑप्टिक्स के लिए ड्रामेबाजी की इमरान खान ने, सिर्फ ऑप्टिक्स की ड्रामेबाजी। ये शख्स ना सियासत के काबिल है, ये ना ही अच्छा इंसान है, ना ही अच्छा मुसलमान है, जो कि ये वाहिद शख्स है जिसको इसके साथी बोलते हैं सर थोड़ा इस्लामी टच दे दो। मतलब इसका मतलब कि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है। अगर मुझे अभी कोई शख्स बोले सर आप जो थोड़ा जो है वो इस तरह नहीं इस तरह कर दो, उसका मतलब कि मेरे पे वो चीज़ नहीं है, मुझे कोई और आगे समझा रहा है सर थोड़ा इस्लामी टच दे दो, और फिर शुरू हो जाता है माशाल्लाह वो करने के लिए। ये वाहिद शख्स 24 घंटे हाथ में तस्बीह, अच्छी बात तस्बीह, और 24 घंटे झूठ पे झूठ, 24 घंटे झूठ पे झूठ, सिर्फ ये ऑप्टिक्स दिखाने के लिए। इसके स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जो शायद इसराइल या भारत में बैठे हुए हैं, वो इसराइल और भारत से इसको जो है वो फीडिंग देते हैं कि अभी ये कर रहे हैं, अभी इस इदारे को कंट्रोवर्शियल बनाना है, अभी ये नया टॉपिक शुरू कर देना है, पूरी कौम की को उस बत्ती के पीछे लगा देना है कि पूरी कौम जो है वो सारे काम छोड़ के बस ये काम शुरू कर दे कि जी इमरान खान ने आज इस टॉपिक पर बात की तो सारे टीवी स्क्रीन पर उस पर बहस शुरू हो जानी चाहिए। कभी इसने बोला कि जी मैं असेंबलियाँ तोड़ रहा हूँ। इससे बड़ा झूठा शख्स क्या हो सकता है मैं बताओ? किसने मना किया इसको खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ने के लिए? किसने मना किया है? कौन सी मजबूरी है हिम्मत है इंसानियत? अगर कोई इंसान की कोई हया शर्म होती है, कोई ज़बान है, तो तोड़ो आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली। तुम्हें किसने मना किया है? क्या मैं अब उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। महमूद खान ने उसको बोला भाई हम किस्मती से हमें ये हुकूमतें मिली हैं, और जिन्होंने हुकूमतें दी हैं आजकल तुम उनको ही बुरा भला बोल रहे हो, तो ये हुकूमत टाइम अपना पूरा करेगी। महमूद खान खुद इसके कहने पर नहीं है, इसके लेफ्ट राइट वाले जो हैं वो कहते हैं, जिनके साथ बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो देख रहे थे, बोले किस जाहिल शख्स के साथ हम बैठे हुए हैं। तो तोड़े ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मैं चैलेंज करता हूँ, तोड़े ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। कहाँ गई तुम्हारी ज़ुबान? और ऐसे ऐसे झूठे शख्स को हम रोज़ाना टीवी पे बैठ के उसके इंटरव्यू कर रहे हैं, जैसे ना कोई दीन है ना कोई ईमान है, सिर्फ झूठ से भरी हुई पूरी उसकी पॉलिटिक्स है। तो ये चंद गुजारिशात थी, मैंने कहा कि आप लोगों के सामने आए। देखिए जी, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इमरान खान के सारे केसेस ओपन एंड शट केसेस, जब इलेक्शन कमीशन की जजमेंट्स आ चुकी हैं कि एक शख्स ने भारत और इसराइल से फंडिंग भी ली है, 7-8 फॉरेन अकाउंट्स अपने उन्होंने वो छुपाए हैं, वो भी सामने चीज़ें आ चुकी हैं कौम के, जैसे अपने अकाउंट्स भी छुपाए हैं। ये भी कौम के सामने हकीकतें आ चुकी हैं कि इसने घड़ी चोरियाँ की हैं। वही तोशाखाना पे बाकी लोगों पे नैब के केसेस बन सकते हैं, लेकिन इमरान खान पे नहीं बन सकता। अंडर वैल्यू भी इसने किए, झूठ भी बोले, और बोला जी मैंने इस्लामाबाद में किसी को घड़ी बेची, वो इस्लामाबाद वाले ने बोल दिया जी कि मुझे तो पता ही नहीं है इस चोर का, इसने मुझे घड़ी बेची ही नहीं है, मेरी जाली रसीदें बेच के वो चल रहा। अभी मुल्क का वज़ीर आज़म का दुकानों की जाली रसीदें बनाकर चलता हो, मतलब ये आप कोई सोच सकता है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर दुकानों की जाली रसीदें बनाकर वो कौम को बेवकूफ़ बना रहा हो? और दुबई में एक मोअज़्ज़िज़ शख्स ने वो घड़ी ख़रीदी, उसने कहा कि जी मैंने तो इसलिए ख़रीदी कि उसमें खाना काबा की तस्वीर थी। तो जिस शख्स में ये हया शर्म ना हो कि खाना काबा की घड़ी भी बेच दे और इस्लामाबाद की दुकानों की जाली रसीदें बना के, बस किसी ने देख लिया उधर ये बोर्ड लगा हुआ है बाहर जिना सुपर की मार्केट में, तो उस पर जो एक रसीद बना दी, ठप्पा लगा के मैंने उसको बेच दी। मतलब ये कोई इंसानियत है यार? ये तो मतलब ये चोर नहीं, चीटर जैसे नहीं कहते चीटर लोग, ये चीटरों का दिमाग होता है कि ये 2 नंबरी किस्म की चीज़ें करते हैं। मैं वो लैंग्वेज यूज़ करना चाहता, बट दिस इज देयर मेंटेलिटी। अनफॉर्चुनेटली इस मेंटेलिटी को वो हमारे कौम पर वो उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। इससे बड़े अफसोस की बात यह है। देखिए अच्छी बात है, कोई भी जोड़ तोड़ हो, हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं। हमको के 2 धड़े मिले, 3 धड़े मिले, 4 मिले, 5 मिले, जितने मिले, पॉलिटिकली हम उनका इलेक्शनों में सबका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और हम लोग हर चीज़ के लिए अच्छी तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जो भी इलेक्शन कमीशन के हमारे ऊपर अहकामात होंगे, हम उसको अमल पैरा करने के पाबंद हैं कानूनी तौर पर। हम वो इमरान खान नहीं है कि हम ये काम, इलेक्शन कमीशन ने मुझे कहा कि ये चीज़ें दो तो मैं दूँ ना दूँ मेरी मर्ज़ी, वो मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी, मेरी गोगी मेरी मर्ज़ी, वो मेरा बनी गाला मेरी मर्ज़ी, मेरी रेगुलाइजेशन मेरी मर्ज़ी, वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं चलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने कोई भी काम किया है, हुक्म दिया है हमें, सिंध हुकूमत आइनी तौर पर पाबंद है कि हर आइनी अहकामात को अमल पैरा करें। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ पाकिस्तान में ख़त्म होनी चाहिए, और अब ये क्लियर मैसेज चला गया है कि हमारे तमाम इदारे गैर सियासी हैं और वो किसी पॉलिटिक्स में नहीं इंटरफेयर करेंगे। तो हमें इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और बहुत चैलेंजेस हैं उनके लिए, बड़ी कुर्बानियाँ उन इदारों की, और उन इदारों को
जो मेन उनका काम है उस पर बिल्कुल पूरी कौम उनके साथ है, जो उनकी मेन असाइनमेंट्स में। और हम समझते हैं कि अगर एक इदारे ने एक चीज़ को क्लियर किया है तो हमें उस स्पिरिट को हमें बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। देखिए जी, आप मुआशी पॉलिसी बात करें, मुआशी पॉलिसी मुआशी एक्सपर्ट जो है उन्होंने करनी है, और वो मेरे ख्याल से पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क, इस मुल्क का बकाव हम सब के लिए है। हमने सब ने मिलकर जो है इस मुल्क का बका करना है, इसकी मईशत को भी बेहतर करना है, इसकी सियासी सूरत हाल को बेहतर करना है, उसकी दाखिली सूरत हाल को बेहतर करना है, और हमें अपनी सरहदों को बेहतर करना है। हर सिचुएशन को हम सब का ही फ़र्ज़ है, किसी एक का फ़र्ज़ नहीं, हम सब का फ़र्ज़ है। कि मैं नहीं समझता कि जी कि ये शायद कंट्रोवर्सी है कि गवर्नर साहब ने कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की हो। मुझे नहीं, मेरे लिए नहीं, गवर्नर साहब ने कोई सियासी पोस्टिंग, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है, और कोई ऐसी चीज़ होगी तो हमें पता चल जाता। देखिए, ये एक लार्ज सब्जेक्ट है। डेफिनेटली हमारे मुल्क का एक वज़ीर आज़म था जिसका नाम था इमरान नियाज़ी, जिसने बग़ैर सोचे समझे उन तमाम दहशतगर्द तंजीमों से बातचीत की बात की कि जी इसके असरात क्या होंगे। जब आप किसी को थोड़ा कोल्ड शोल्डर देते हैं या किसी को थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर देते हैं तो फिर शायद उस चीज़ की बड़ी हो, लेकिन इलाज स्केल पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे आर्मी, हमारी एफसी, हमारी रेंजर्स, हमारे इंटेलिजेंस इदारे, हमारी पुलिस, हमारे जितने भी मुल्क के इदारे हैं, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी कैपेसिटी है कि इन मुट्ठी भर दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब हम दे सकते हैं। लेडीज़ एक ही खातून बैठी है बेचारी, सवाल पूछ रही है। देखिए जी, जो भी जायज़ चीज़ें थी वो हमने MQM की हों या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जो भी गुजारिशात आई हैं, हमने उसको हमेशा, जमात इस्लामी ने भी जब भी गुजारिशात की हैं तो हमने उन सबको अच्छे तरीके से उसको देखा है। और अभी हम लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बलदियाती इंतखाबात के लिए। इंशाल्लाह 15 जनवरी को बलदियाती इंतखाबात होंगे और भरपूर तरीके से जो है सिंध हुकूमत अपना काम करेगी, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये पीसफुल हो, बग़ैर किसी जो है वो अमन अमान की सूरत को ख़राब किए हुए इसको पॉसिबल बनाए। आपका जो पहला सवाल था, ये पाकिस्तान की, मेरे पास किसी ने लिस्ट भेजी है, काफ़ी शहरों में फ़िलहाल वीज़ा को उन्होंने कुछ शहरों पे वीज़ा के लिए इशू बनाया हुआ है। डेफिनेटली फॉरेन डिपार्टमेंट जो है, फॉरेन मिनिस्ट्री इसको वो देख रही है। आप हाँ, तो वही मेरे ख्याल फॉरेन ऑफिस को देख रही है, जो ये ख़बर है उस खबर को उस तरह वो कर रहे हैं। जो दूसरी बात है आपकी बीबी शहीद के केस की, बिल्कुल चल रहा है पिंडी कोर्ट में, और उसमें हर हेयरिंग पे जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से जो वकील हैं वो जाते हैं, वो वहाँ अपना केस प्लीड करते हैं। अदालतों को चाहिए कि जिस तरह इमरान ख़ान के लिए रातों रात पंजाब हुकूमत के लिए अदालतें खुल जाती हैं और फ़ैसले आ जाते हैं, इसी तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो केस है उसको डे टू डे बेसिस पे चलाकर, और जो भी कातिल हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, पहली बात। दूसरा, इस मुल्क के आइन का जो खालिक था, इस मुल्क के एटम बम का जो खालिक था शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका जो अदालती कत्ल था उसका भी एक रेफरेंस मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भेजा था। आज दिन तक उसका कोई फ़ैसला नहीं हो रहा, ना ही उस पर कोई कार्रवाई हो रही है आज दिन तक। तो मैं अपील करता हूँ हमारी तमाम अदालतों से कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल था उसका रेफरेंस आपके पास पेंडिंग है, बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते फौरी तौर पर उस पर भी फ़ैसला आ जाना चाहिए। और हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनका जो केस है उस पर भी अदालतें जल्दी फ़ैसला दें, ताकि ये नहीं है कि हमें सिर्फ यही इंप्रेशन जा रहा हो कि सिर्फ चंद जो अहम मुल्क के इशूज़ हैं उस पर तवज्जो नहीं जा रही और सिर्फ रेगुलर पॉलिटिकल बेसिस पे चीज़ों को देखा जा रहा है। तो मेरी गुजारिश होगी, देखिए जी, एक बात मैं वादे कर लूँ कि अल्लाह ना करे मुल्क दिवाला हो, और ये सबकी ज़िम्मेदारी है कि इस चैलेंज को, प्रेशर ज़रूर है आपकी इकॉनमी पे। और ये मैं बता दूँ कि सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया भर में इस वक्त रिसेशन जा रही है, पूरी दुनिया भर में महंगाई और मुख्तलिफ इशूज़, इकनॉमिकल इशूज़ पूरी दुनिया भर में जारी हैं। तो डेफिनेटली हमारे पहले भी हमारी मईशत कमज़ोर थी और अब इस प्रेशर के बाद थोड़ा और असर पड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह किसी किस्म की वो चीज़ नहीं होगी। ये बिल्कुल मैं आपको बताऊँ, ये गलत, अब कहते हैं कि लाइल्मी भी
मैं वो लफ्ज़ नहीं सुना करता, किसी भी लाइल्म शख्स ने अगर कोई बात कह दी है, ऐसी कोई बात नहीं है। फ़ाद हारून साहब जो हैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की सिंध हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको जो है वो मीडिया एडवाइज़र लगाया है और वो हमारे साथ मिलकर टीम मेंबर काम करते रहेंगे और डेफिनेटली बहुत गुंजाइश है। आप पता है कि डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो हमारी उसमें मुआवनत करेंगे, हमारी मदद करेंगे। वो एक्सपीरियंस आदमी है, उनका मीडिया बैकग्राउंड है और अच्छे पढ़े लिखे और होनहार किस्म के वो जवान हैं। तो अच्छा है कि एक अच्छी टीम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करें। थैंक यू।